नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ मैं हूं आपके कीर्ति कंसल। बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यमुनानगर से बड़ी खबर, कोरोना से एक महिला की मौत हो गई है। यमुनानगर से बड़ी और अहम खबर, मुलाना मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत, इलाज करने वाला डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। ये एक बड़ी दुखद खबर। 50 लोगों के संपर्क में था डॉक्टर। यमुनानगर में इस वक्त 50 एक्टिव केस हैं। तो ये एक बड़ी खबर, यमुनानगर में 50 एक्टिव केस है। आज एक मौत दर्ज की गई है, एक महिला की मौत हो गई है। और एक और दुखद खबर ये कि जो इलाज कर रहा था डॉक्टर, वो भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। तो ये एक बड़ी और अहम जानकारी हम कोरोना से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच मृत्यु दर का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रदेश में रिकवरी रेट 76% बताया जा रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना अपने पैर पसार रहा है प्रदेश में, ये एक डराने वाला आंकड़ा है। यमुनानगर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इलाज करने वाला डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। बड़ी बात यह कि ये डॉक्टर 50 लोगों के संपर्क में था। ऐसे में खतरा बढ़ना और ज्यादा लाजमी है। नरवाना से कोरोना के 6 नए केस मिले हैं और नागरिक अस्पताल का डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। भगत सिंह कॉलोनी में एक परिवार के 3 लोगों को कोरोना हुआ है। पटेल नगर और खरल गांव से भी कोरोना के केस मिले हैं। भगत सिंह कॉलोनी में एक परिवार के 3 लोगों को कोरोना हुआ है। पटेल नगर और खरल गांव से भी कोरोना के केस सामने आए हैं। ये एक बड़ी और अहम खबर, क्योंकि लगातार नरवाना में भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। तो नरवाना से कोरोना के 6 नए केस आए हैं सामने। नागरिक अस्पताल का एक डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाया गया। इधर करनाल से भी कोरोना के 45 नए केस सामने आए हैं। सेक्टर 7 के 2 परिवार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। करनाल में 741 पर पॉजिटिव केस का आंकड़ा पहुंच चुका है। करनाल में 219 एक्टिव केस है इस वक्त। करनाल में 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 741 पॉजिटिव केस, 219 एक्टिव केस इस वक्त करनाल में है। करनाल में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसलिए लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। करनाल से कोरोना के 45 नए केस आए हैं। ये एक बड़ी खबर, और जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये डरा देने वाले आंकड़े हैं। ऐसे में पूरी तरह से सतर्क होना होगा स्वास्थ्य विभाग को, प्रशासन को और आम जनता को भी पूरी तरह से सतर्क होना होगा, ताकि इस कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। जिस तरह से लगातार ये नए केसेस आ रहे हैं, ये हर रोज एक नई चिंता को जन्म देते हैं। करनाल में 741 पर पॉजिटिव केस का आंकड़ा पहुंच चुका है। 219 एक्टिव केस हैं और लगातार ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दुखद खबर ये कि 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना से जुड़ी ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब प्रदेश की तहसीलों में रजिस्ट्रियां नहीं होंगी, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 22 जुलाई से 17 अगस्त तक प्रदेश में रजिस्ट्रियां बैन करा दी गई है। हरियाणा सरकार को रजिस्ट्री घोटाले की आशंका थी और इसी के चलते ये बड़ा कदम उठाया गया है। जमीनों की रजिस्ट्री, ट्रांसफर डीड भी नहीं होगी। रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी को लेकर के शिकायत आई थी। पहले भी घोटाले की आशंका जताई जा रही थी, जिसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश की तहसीलों में अब रजिस्ट्रियां नहीं होंगी। ये अहम जानकारी हम प्रदेशवासियों तक पहुंचा रहे हैं। 22 जुलाई से 17 अगस्त तक प्रदेश में सभी रजिस्ट्रियों को बैन कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर हरियाणा सरकार को एक बड़े घोटाले की आशंका थी, जिसके चलते यह बड़ा कदम उठाया गया है। अब इस पर जांच होगी बारीकी से और उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला आ सकता है। रजिस्ट्रियों में गड़बड़ियों को लेकर के
ये कदम उठाया हरियाणा सरकार ने और ये एक अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश की तहसीलों में अभी रजिस्ट्रियां 22 जुलाई से 17 अगस्त तक प्रदेश में बैन है। हरियाणा सरकार को रजिस्ट्री घोटाले की आशंका थी, जिसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की ओर से और इसमें अब जांच होगी, पाया जाएगा कि गड़बड़ी हुई है या फिर नहीं। लेकिन ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 22 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक सभी रजिस्ट्रियों को बैन कर दिया गया है। ये एक बड़ी और अहम जानकारी प्रदेशवासियों तक हम पहुंचा रहे हैं। जो भी लोग रजिस्ट्रियां कराना चाहते हैं उनके लिए एक अहम जानकारी, 22 जुलाई से 17 अगस्त तक सभी रजिस्ट्रियां इस वक्त बैन होंगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम पहुंचा रहे हैं क्योंकि पहले से ही हरियाणा सरकार को रजिस्ट्रियों को लेकर के एक बड़ी आशंका थी, गड़बड़ झाले की आशंका थी और इसी को लेते हुए देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। 22 जुलाई से 17 अगस्त तक प्रदेश में रजिस्ट्रियां बैन कर दी गई हैं। इधर हरियाणा में बिजली, यूपी में चोरी हुई है और बिजली विभाग के छापे में बड़ा खुलासा हुआ है और अब तक करोड़ों की बिजली चोरी हो चुकी है। हरियाणा की बिजली यूपी में चोरी हुई है, बिजली विभाग के छापे में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक करोड़ों की बिजली चोरी हो चुकी है। तो ये एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। प्रवीण त्यागी ने यमुना पार में कनेक्शन लिया है और एक बड़े नेता का करीबी भी बताया जा रहा है। प्रवीण, ये बड़ा घोटाला बिजली चोरी का सामने आया है। कनेक्शन से लाइन जोड़कर 40 फार्म हाउस को बिजली सप्लाई की जा रही थी। छापे के दौरान 11,000 की लाइन मिली है। 24 ट्रांसफार्मर अवैध लगे हुए मिले हैं। एक बड़ा बिजली घोटाला सामने आया है। विभाग के अधिकारियों की मिली भगत की बेखबर है। अब इस पर जांच होगी, कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल है, सबके चेहरे सामने आएंगे। एक बड़े नेता का करीबी प्रवीण बताया जा रहा है। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने इस मामले को लेकर के अधिकारियों से खास बातचीत की है। हरियाणा की बिजली यूपी में चोरी हो रही है, ये बात सुनकर आपको जरूर अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है और ये चोरी हजारों लाखों की नहीं करोड़ों की हो सकती है। ये क्या है मामला पूरा, इसको लेकर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ में है एससी नरेश कक्कड़ जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, करोड़ों की चोरी का मामला, हरियाणा की बिजली यूपी में चोरी हो रही है, क्या मामला है ये? इसमें एक हरियाणा की यमुना के पार हमारी हरियाणा की ज़मीन भी है, वहाँ ऑलरेडी कई कनेक्शन दे रखे हैं, ट्यूबवेल के भी दे रखे हैं। यदि हमारी ज़मीन है तो हम कनेक्शन देना पड़ेगा। 2015 में एक कनेक्शन दिया गया था 15 किलोवाट का प्रदीप त्यागी के नाम पे। उसका कंटिन्यूस बिल भी आता रहा और वो बिल भरता रहा 2017 तक। उसके बाद एवरेज पे बिल आता रहा और वहाँ जाने का रास्ता सिर्फ बोट है जी। तो कोई एक कंप्लेंट हुई हिसार के अंदर, वहाँ डायरेक्टर ऑपरेशन ने कंप्लेंट मार्क की। एक टीम आई वहाँ से, उन्होंने वहाँ जाके देखा कि जो 15 किलोवाट का कनेक्शन था उसका मीटर तो नीचे गिरा पड़ा है और वहाँ से आगे फार्म हाउस हैं बहुत सारे यूपी की भी जज लैंड के अंदर। तो पता लगा कि जो हमारी एसटी की जो लाइन थी वहाँ से केबल उतार के नीचे केबल डाल के वो जो यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा 11 kV का, उसके ऊपर इन्होंने जोड़ दी है। उसकी हमने वीडियोग्राफी भी कर ली उस दिन। 44 ट्रांसफार्मर पता लगे कि जिसपे चोरी हो रही है, उस पर कोई नाम मेंशन नहीं है, सीरियल नंबर नहीं, लेकिन अंदाजे से कि जैसे हमारा एक्सपीरियंस है 25 kV के ट्रांसफार्मर थे वो। उसके बाद वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए तो वो लोग वापस आ गए बोर्ड से कि कोई अनहोनी ना हो जाए। फिर हमने यहाँ से पुलिस की टीम विजिलेंस की ली, अलग से यूपी पुलिस को लिया साथ में, और जो 24 ट्रांसफार्मर जाजी सिंह फार्म हाउस थे वहाँ पे उनके कनेक्टिव लोड को और उसकी पूरी वीडियोग्राफी करके वो काम भी हमने पूरा कर दिया। कोई भी अपराधी जो षड्यंत्र किया गया है कोई इसमें बच नहीं पाएगा। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फाइनल कितनी इसमें पेनल्टी होती है ये आपको बता दिया जाएगा शॉर्टली। अच्छा कक्कड़ साहब, जो जिसका आप नाम ले रहे हैं प्रदीप त्यागी, ये कहाँ का रहने वाला है? इसको कनेक्शन कब दिया गया था? इसको 2015 में कनेक्शन दिया गया था। ये हरियाणा कहाँ का रहने वाला है? ये हरियाणा का ही रहने वाला है। अच्छा, तो क्या इसकी हरियाणा की जमीन हमारे यमुना पार थी, उसमें के लिए कनेक्शन दिया गया था? इसने एक NDS कनेक्शन लिया था, हो सकता है ऐसा कॉमर्शियल कनेक्शन लिया था। और फार्म हाउस में तो कई टाइप के कनेक्शन हो सकते हैं, कोई एग्रीकल्चर भी हो सकता है, हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं। फार्म हाउस तो नाम रखा हुआ है, एक्चुअली वो जगह होती है, परमिसेस होती है। हो सकता है कोई कमर्शियल एक्टिविटी करता होगा वहाँ पे, इसलिए इसने NDS का कनेक्शन लिया था। अच्छा, कितने फार्म हाउस हैं ऐसे वहाँ जो बने हुए हैं जहाँ बिजली सप्लाई हो रही थी?
वहाँ सप्लाई यूपी से भी काफ़ी है। जब दोबारा गए तो उन्होंने यूपी से जोड़ लिया। कम से कम इस टाइप के वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 200 से 200-250 के आसपास फार्म हाउस हैं जो कि यूपी की ज़मीन पर हैं। बड़ी संख्या बता रहे हैं आप, 200 से 250 फार्म हाउस, और वहाँ बिजली की सप्लाई नहीं, सप्लाई तो जो हमारी जा रही थी 24 ट्रांसफार्मर से, लेकिन वहाँ सारी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा लगा, यूपी से भी सप्लाई आ रही है सारी। अच्छा, जो अपने आपने जो जांच की है उसमें 24 ट्रांसफार्मर वहाँ मिले हैं? हाँ 24, और उनकी तहकीकात पूरी चल रही है, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और बहुत ही जल्दी जो भी इसके अंदर कल्प्रिट पाया जाएगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और बाकी कितनी पेनल्टी है उसकी भी कैलकुलेशन सारी चल रही हैं। कक्कड़ साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरह से इतनी बड़ी चोरी का ये मामला सामने आया, प्रदीप त्यागी कौन है ये आखिर? क्या आपको लगता है कि कोई बड़ी पहुंच वाला है? नहीं, इसके बारे में तो अभी पता कर रहे हैं, क्योंकि ये हिसार की टीम ने किया था, तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है सारी, पुलिस भी लगी हुई है इसमें, तो धीरे धीरे सारे तथ्य अभी 2-4-5-7 दिन में सबके सामने आ जाएंगे। कितने साल से ये मामला चल रहा था, अगर अब कुछ शुरुआती जांच में पता चला हो तो? देखो जी, जिससे लग रहा है कि 2017 तो बिल आ ही रहा था, तो बिल आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। ये अब कुछ कह नहीं सकते कि 2017 से शुरू हुआ है या 2000, जो केबल के ऊपर मार्किंग लगी हुई है, जो केबल थी वो 2016 के आसपास की है, 2016। अच्छा। तो मतलब उसके बाद ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि कई बार केबल आदमी रख लेता है अगले साल लगाए, तो इसमें तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि ये 2017 के आसपास हो सकता है मामला, लेकिन ये नहीं कि सारे फार्म हाउस एकदम डेवलप हो गए, धीरे धीरे डेवलप हुए होंगे सारे। तो लेकिन जो भी इसके अंदर मैक्सिमम पेनल्टी की वो उसके ऊपर लगाएंगे हम, अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा कानून है, डीएचपी की जो रूल है उसके हिसाब से पेनल्टी भी लगेगी, और कोई भी मुजरिम बच नहीं पाएगा इसमें। अच्छा, डीएचबीवीएन की अगर बात करें तो देखिए, इतना बड़ा अगर मामला है तो क्या आपको लगता है कि आपके जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी या अधिकारियों के बिना मिलीभगत के इतना बड़ा काम हो गया होगा? क्या इस बात को लेकर भी कोई जांच की जा रही है? इसको लेके भी जांच की जा रही है। यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इसके अंदर पाया गया उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। अमूमन अगर बात करें ओवरऑल, जो अगर जांच में शुरुआत में कितने करोड़ की ये चोरी होगी? देखो जी, अभी तो जो यदि टोटल लोड की बात की जाए, अभी तो लोड निकाल रहे हैं हम, हमारे पास लोड एग्जैक्ट पूरा अभी तक आया नहीं है। जो 675 तो टोटल ट्रांसफार्मर का लोड लिया गया अभी, जितने ट्रांसफार्मर लगे हुए थे, पर उस ट्रांसफार्मर से लोड कितना कनेक्टेड है उसकी अभी फाइनल कुछ अंदाजा बता सकें? अगर अंदाजा तो कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है 400 केवी की हो सकता है, 600 केवी की भी हो सकती है। ये मान के चलें कि ये करोड़ों में निकलेगा अगर जब कोई सामने करोड़ों में निकलेगा। जी, तो ये थे हमारे साथ में नरेश कुमार कक्कड़, जो बिजली बोर्ड के एससी हैं फरीदाबाद के, जिनका साफ तौर से कहना है कि हरियाणा की बिजली यूपी में चोरी की जा रही थी, और वहाँ 200 से 250 ऐसे फार्म हाउस बने हुए हैं जहाँ 24 ट्रांसफार्मर मिले हैं। अभी भी टीम लगातार जांच कर रही है, और लोगों के डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी लोग शामिल होंगे उन पर भी, अगर वो शामिल इस मामले में पाए गए तो उनके खिलाफ भी जांच जारी है। लगातार कोशिश यही है कि इस मामले का पूरी तरह से पूरी जांच करने के बाद में सामने तथ्यों को रखा जाए। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। इधर गुरुग्राम हो सकता है प्रियंका गांधी का नया ठिकाना, ये एक अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सेक्टर 42 में अरालियास में शिफ्ट होंगी प्रियंका, ये सूत्रों के मुताबिक अभी हमें जानकारी मिल रही है। गुरुग्राम की सबसे महंगी और पॉश सोसाइटी है अरालियास। कुछ महीनों के लिए रहने के लिए आएंगी अरालियास। एयरपोर्ट से 17 किलोमीटर दूर है अरालियास। यहां पर प्रियंका गांधी कुछ समय के लिए शिफ्ट हो सकती हैं। आपको बता दें कि 1 अगस्त तक उन्हें अपना सरकारी आवास खाली करना था। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं, राज वर्मा, देखिए। कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा इस महीने दिल्ली स्थित लोधी स्ट्रीट से अपना बंगला खाली करने वाली हैं। इस सब के बीच अब वो कहां शिफ्ट होगी, एक ये बड़ा सवाल है। उसको लेकर लगातार दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में उनके रहने के लिए घर की तलाश की गई थी, और दिल्ली के सूजन पार्क स्थित एक जगह पर एक घर उनके लिए ढूंढा गया है, लेकिन अभी वहां मेंटेनेंस काम चलने की वजह से वो अभी शिफ्ट नहीं कर सकती है। तो ऐसे में सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुग्राम के इसी अरालियास अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगी,
और उम्मीद यही की जा रही है कि अगले महीने जब वो खाली करेंगी दिल्ली स्थित बंगले को, उसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 42 में गोल्फ रोड पर जो ये अपार्टमेंट्स है अरालियाज, यहाँ पर वो शिफ्ट करेंगे और कुछ महीनों तक, जब तक कि उनका दिल्ली स्थित जो घर है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता है, तो वो यहाँ आकर इस अरालियाज के अपार्टमेंट में शिफ्ट होगी। आपको बता दूं कि गुरुग्राम का ये सबसे पॉश और सबसे महंगी सोसाइटी है जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा शिफ्ट करने वाली है। जैसे इस बात की जानकारी मिली, सीआरपीएफ और सिक्योरिटी की टीम ने भी यहाँ पर इंस्पेक्शन किया है, वो जांच के लिए यहाँ पहुंची है जिस अपार्टमेंट के अंदर वो शिफ्ट होंगी। सिक्योरिटीज के लिहाज से भी बात करें तो अरालियाज एक ऐसी सोसाइटी है जो कई लेयर सिक्योरिटी को फॉलो करती है, और अगर किसी व्यक्ति को किसी रेजिडेंट से मिलने भी जाना है तो उसके लिए एक बाकायदा प्रोटोकॉल है। रेजिडेंट के पास एक मैसेज उस विजिटर के पास आएगा मोबाइल पर, जहां से एक पासकोड जनरेट होगा और एक ओटीपी मिलेगा, जिसके बाद सिक्योरिटी उस व्यक्ति को अरालियाज के उस अपार्टमेंट में उन रेजिडेंट के पास मिलने के लिए भेजेगी। इसके अलावा अगर बात करें अरालियाज की तो यहां से एयरपोर्ट की दूरी मात्र 17 किलोमीटर है, तो वहीं कांग्रेस हेडक्वार्टर की दूरी की बात करें तो वो 30 किलोमीटर है। तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि इस महीने के अंत में जब प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली स्थित अपने सरकारी बंगलों को खाली करेगी तो गुरुग्राम के इसी अरालियाज अपार्टमेंट में वो शिफ्ट होंगी। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे प्रदेश की 25 बड़ी खबरें।